कॉरपोरेट दुनिया में आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर बाजार में निवेश की सही रणनीति की, जिससे कम जोखिम के साथ सही इन्वेस्टमेंट किया जा सके। मुंबई से आ रही ताज़ा कारोबारी खबरों के बीच भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर चर्चा में है। पिछले कुछ वर्षों में इस बाजार ने जहां नए रिकॉर्ड बनाए, वहीं उतार चढ़ाव ने निवेशकों को रिस्क मैनेजमेंट का महत्व भी समझाया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 समय समय पर रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचे हैं। जनवरी 2024 तक भारत में डीमैट अकाउंट्स की संख्या 14 करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी, जो ये बताती है कि छोटे इन्वेस्टर्स की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। ये वृद्धि केवल बाजार की चमक का नतीजा नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आसान केवाईसी प्रोसेस और फाइनेंशियल लिटरेसी के अभियानों का भी इसमें बड़ा योगदान है। हालांकि बाजार की तेजी जितनी चमक दमक वाली दिखती है, उतना ही महत्वपूर्ण है ये समझना कि हर तेजी के पीछे जोखिम भी मौजूद रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2020 में देखने को मिला, जब कोविड-19 के कारण मार्च के महीने में सेंसेक्स लगभग 42,000 अंकों से गिरकर 26,000 के स्तर तक पहुंच गया था। लाखों इन्वेस्टर्स ने कुछ ही हफ्तों में अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा घटते देखा। लेकिन इस दौरान जिन्होंने घबरा कर अपना निवेश नहीं निकाला और लंबे समय की स्ट्रेटेजी पर टिके रहे, उन्हें अगले 2 सालों में काफी अच्छा फायदा मिला, क्योंकि बाजार ने ऐतिहासिक रिकवरी दर्ज की और 2020-21 में नए स्तर बना लिए। ये उदाहरण बताता है कि धैर्य और डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट का आधार है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी लगातार निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह देता है। सेबी के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में मासिक एसआईपी निवेश 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्तर पर पहुंच गया था। ये एक महत्वपूर्ण संकेत है कि इन्वेस्टर व्यवस्थित निवेश योजना यानी एसआईपी को जोखिम कम करने के एक प्रभावी माध्यम के रूप में अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी इन्वेस्टर ने जनवरी 2018 से हर महीने 5,000 रुपए का एसआईपी किसी इक्विटी फंड में किया होता, तो बाजार की गिरावट के बावजूद औसत लागत कम होती जाती और लंबी अवधि में उसे संतोषजनक रिटर्न मिल सकता था। लेकिन वास्तविक जीवन के उदाहरण जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता को और स्पष्ट करते हैं। 2008 के ग्लोबल आर्थिक संकट के दौरान भारतीय बाजार में लगभग 50% तक की गिरावट आई थी। उस समय कई निवेशकों ने घबरा कर अपने शेयर बेच दिए और नुकसान उठाया। इसके खिलाफ जिन्होंने मजबूत कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखा, उन्हें अगले 5 से 7 सालों में बेहतर रिजल्ट मिले। बैंकिंग और उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की कई अग्रणी कंपनियों ने संकट के बाद मजबूत वापसी की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अच्छा फायदा पहुंचाया। डाइवर्सिफिकेशन का महत्व भी कई बार सिद्ध हो चुका है। मान लीजिए कि किसी इन्वेस्टर ने 2019 में केवल एक ही सेक्टर जैसे कि रियल एस्टेट में निवेश किया। कोविड के दौरान इस क्षेत्र पर प्रेशर बढ़ा और कई कंपनियों के शेयर्स में गिरावट आई। वहीं अगर उस निवेशक ने बैंकिंग, आईटी, फार्मा और एफएमसीजी क्षेत्रों में बैलेंस इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आईटी और फार्मा सेक्टर की मजबूती से कुल पोर्टफोलियो का नुकसान कम हो सकता था। 2020 और 2021 में आईटी कंपनीज को डिजिटल डिमांड बढ़ने का फायदा मिला और उनके शेयर्स में तेजी देखी गई। इंटरनेशनल कारकों का प्रभाव भी इंडियन मार्केट पर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक ने भी भारत को ग्लोबल लेवल पर तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में शामिल किया। जब आर्थिक वृद्धि मजबूत रहती है, तो कंपनियों की आय में सुधार होता है, जिसका सकारात्मक असर शेयर्स की कीमतों पर भी पड़ता है। हालांकि अगर ग्लोबल लेवल पर मंदी या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में कमी आ सकती है और बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को प्रभावित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में बदलाव का सीधा असर बाजार पर पड़ता है। 2022 और 2023 में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट में कई बार बढ़ोतरी की गई। इससे ऋण लेना महंगा हुआ और कुछ सेक्टर्स, खासकर रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल पर दबाव देखा गया। वहीं बैंकिंग सेक्टर को ऊंची ब्याज दरों में मार्जिन में सुधार का लाभ मिला। ये बताता है कि हर पॉलिसी चेंज का असर सभी क्षेत्रों पर एक जैसा नहीं होता।
इसलिए एसेट एलोकेशन और सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी है। जो इन्वेस्टर सीधे शेयर्स चुनते हैं, उनके लिए कंपनी के वित्तीय आंकड़ों को समझना भी ज़रूरी है। अगर किसी कंपनी का लोन इक्विटी रेशियो बहुत ऊंचा है और नकदी का फ्लो कमजोर है, तो आर्थिक मंदी के समय उसे कठिनाई हो सकती है। इसके विपरीत मजबूत बैलेंस शीट और स्थिर कैश फ्लो वाली कंपनियां संकट में भी टिक जाती हैं। 2020 के दौरान कई ऐसी कंपनियों ने, जिनके पास अच्छा कैश भंडार था, बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जबकि कमजोर कंपनियां संघर्ष ही करती रहीं। एसेट एलोकेशन का एक और उदाहरण 2020 में सोने की कीमतों में तेजी का है। जब इक्विटी बाजार गिर रहे थे, तब सोने ने सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में बेहतर प्रदर्शन किया। अगर किसी इन्वेस्टर ने अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा गोल्ड में रखा होता, तो कुल गिरावट का असर सीमित हो सकता था। इसी तरह डेट फंड या बॉन्ड में निवेश अस्थिर समय में स्टेबिलिटी प्रदान कर सकता है। स्टॉप लॉस का उपयोग सक्रिय ट्रेडिंग में काफी महत्वपूर्ण है। अगर किसी निवेशक ने 1,000 रुपए पर कोई शेयर खरीदा और 900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, तो कीमत गिरने पर नुकसान 10% तक सीमित रह सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बार बार ट्रेडिंग करने से ब्रोकरेज लागत और टैक्स लाइबिलिटी बढ़ सकती है, इसलिए उनकी रणनीति थोड़ी अलग होती है। आंकड़े बताते हैं कि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट लंबे समय में बेहतर परिणाम देता है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अनुसार 2023 के अंत तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल संपत्ति मूल्य 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। ये इस बात का संकेत है कि निवेशक प्रोफेशनल मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। शेयर बाजार में सफलता केवल सही समय पर खरीदने या बेचने से नहीं मिलती, बल्कि अच्छी सोची समझी स्ट्रेटेजी, डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन और भावनात्मक डिसिप्लिन से भी मिलती है। वास्तविक उदाहरण ये सिद्ध करते हैं कि घबराहट में किया गया निर्णय अक्सर नुकसान का कारण बनता है, जबकि धैर्य और लंबे समय का दृष्टिकोण फायदा कमाने का रास्ता तैयार करता है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.